या उसके बाद में अनाउंसमेंट हुई कि इनका 8वां पुत्र है वो कंस की जान लेगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, कंस ने उनको अपनी बहन और उनके पति दोनों को ही बंदी बनाकर वहीं कारागृह में रख लिया। और 7वां 8वां तो दूर की बात है, जितने भी बच्चे हुए उन सभी को मार दिया। लेकिन जब कृष्ण जी का जन्म हुआ उस टाइम पे सारे द्वार खुल गए, सभी द्वारपाल थे वो भी सो गए और मतलब सब कुछ इनके अकॉर्डिंग ही चल रहा था। फिर इनको लेकर जो कृष्ण जी के पिताजी हैं वो चले निकले वहाँ से और फिर यमुना को पार करके ये पहुँचे नंदलाल जी के घर पे। और वहाँ पे इन्होंने यशोदा मैया के पास में इनको रखा और उनकी बेटी को ये लेकर वापस आए। और फिर कंस को पता चला, उसके बाद में कंस ने देखा कि ये तो लड़की है तो उसको भी मारने की कोशिश की। लेकिन उसने जैसे ही उसने पत्थर पे फेंकने की कोशिश की उसी टाइम पे हवा में फिर से अनाउंसमेंट हुई, को मारने वाला तो गोकुल पहुंच चुका है। फिर ऐसे ये बड़े हुए, जो भी इनको मारने आया उनका सबका गेम बजा डाला इन्होंने। हे गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा, वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए क्योंकि यही आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्पेशल डे के साथ में। आज का स्पेशल डे है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं कृष्ण जन्माष्टमी की। और इनके बारे में वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। कृष्ण हमारे देश में एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं, एक अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के। और इनका इस दिन जन्म हुआ था धरती पर। इन्होंने अवतार लिया था कंस का खात्मा करने के लिए, जो कि उस टाइम पे राजा हुआ करते थे। उनकी बहन थी देवकी, उनका विवाह किया गया। बाद में जैसा हम जानते हैं कि कृष्ण जी ने कंस का खात्मा किया और ऐसे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। वो काफ़ी अच्छी स्टोरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की कोटेशन के साथ में। कोटेशन क्या है आज की हमारी? आज की हमारी कोटेशन है कि लाइफ के अंदर नई शुरुआत करने के लिए आप कभी लेट नहीं हो सकते। जब चाहे तब आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ से हार मत मानिए और जब भी आपको लगे कि अब बहुत हो चुका है तभी आप सोचिए और अपनी लाइफ की नई शुरुआत शुरू कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लास्ट डे का क्वेश्चन है, इसको पूछा था आपसे। तो कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को, किसकी रेफरेंस में इंडिया साइज के बारे में बताना है। इसे जॉइंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसे इन शॉर्ट हम निफ्ट बुलाते हैं। करंटली सिर्फ 18 कंट्रीज़ ही वर्ल्ड के अंदर ऐसी हैं जिनके पास में खुद के साइजिंग चार्ट्स हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इंडिया साइज सर्वे को लॉन्च किया गया ताकि जो कन्फ्यूजन होता है हमारे बॉडी साइज़ के बारे में, हर कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनकी किसी की हाइट कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, तो हर कंट्री के अंदर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होती है। तो उस वजह से इंडिया साइज़ है उसको लॉन्च किया गया है। इस सर्वे का टाइटल दिया गया है इंडिया साइज़। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है ताकि इंट्रोड्यूस किया जा सके नए स्टैंडर्ड साइज चार्ट्स को, जो हम रेडी टू वेयर जो कपड़े होते हैं जो खरीदते हैं हम और पहनने के लिए छोटी मोटी जो साइजिंग होती है वो करवा के पहन लेते हैं, उन्हीं के बारे में ये प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था फरवरी 2019 के अंदर। लेकिन जो कोविड-19 पैंडमिक आया जिसने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसकी वजह से ये लेट हो गया, डिले कर दिया गया इसको। नए साइजिंग चार्ट के अंदर क्या किया गया है, जो साइज़ के आइडेंटिफिकेशन नंबर है उनको इन्वॉल्व किया गया है और इसके अंदर मैपिंग की गई है, कैटेगराइजिंग की गई है और साथ ही साथ डिफाइन किया गया है बॉडी साइज़ को और बॉडी टाइप को। हमारी कंट्री के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसके अंदर 140 बिलियन जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब्स हैं वो जनरेट होती हैं, जिसके अंदर 100 बिलियन तो सिर्फ इंडियन कंज्यूमर से ही होती हैं, जबकि 40 बिलियन है वो एक्सपोर्ट के द्वारा होती हैं, जो हम दूसरे देशों में भेजते हैं हमारे कपड़ों को। इंडिया साइज सर्वे को 6 जगह कंडक्ट किया है। वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में, शिलोंग में और कैलकाटा के अंदर। सर्वे है वो दिल्ली में करंटली चल रहा है। इसके अंदर 5700 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसके अंदर 100 एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, जो हमारी बॉडी साइज शेप है उनके बारे में बात की जा रही है पार्टिसिपेंट्स की। और पार्टिसिपेंट्स हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं अलग अलग एज ग्रुप से, इनकम ब्रैकेट से और साथ ही साथ जो वैरायटी है उनकी इतनी सिटी के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए। इंडिया साइज सर्वे किसका पार्ट है? जो फाइबर टू फैशन इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का, उसी का पार्ट है ये। फिर अगला क्वेश्चन है ये ब्रिक्स के बारे में। आपको बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। ब्रिक्स की जो एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया गया है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके कॉपरेशन, कौन सी फील्ड में एग्रीकल्चर के अंदर जो रिसर्च एंड इनोवेशन हैं वो की जाएंगी इसके अंदर। और ये ब्रिक्स नेशंस के, ब्रिक्स स्टेट्स के अंदर की जाने वाली है। तो ये कहाँ पे हुआ है? इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए, ये हमारे प्यारे देश में ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑपरेशनलाइज करने वाले हैं ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म को, और ये इंडिया के अंदर सेटअप किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए हमारी कोऑपरेशन एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन के फील्ड में सभी की सभी ब्रिक्स नेशंस के अंदर। और ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म है वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है साइंस लीड एग्रीकल्चर के अंदर, जो कि हेल्प करेगा हमें जो भी इश्यूज होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ल्ड में, जैसे कि भुखमरी है, अंडर न्यूट्रिशन है, गरीबी है, इनइक्वालिटीज़ हैं, इसे ताकि हम प्रमोट कर सके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को और डेवलप कर सके स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में और उसके साथ साथ जितने भी जुड़े हुए सेक्टर हैं सभी के अंदर। इनमें से कौन चेयरपर्सन है जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट का? हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जो कि इसके चेयरपर्सन भी हैं, इसे इनोग्रेट किया है। इसको जो रिनोवेट किया है अमृतसर के अंदर ये लोकेटेड है, जिसके अंदर 13 अप्रैल 1999 के अंदर इसके अंदर मैसेकर हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। उसे रिनोवेट किया गया है और फिर से इसे इनोग्रेट किया गया। 2019 के अंदर इसके अंदर 20 करोड़ रुपए हैं वो निर्धारित किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 100 साल पूरे होने के बाद में जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में रिस्टोरेशन किया जाएगा, कंजर्वेशन वर्क किया जाएगा इस बिल्डिंग के अंदर, और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे टॉयलेट है, टिकटिंग काउंटर है और फिर ड्रिंकिंग वाटर जैसी फैसिलिटीज़ हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा की जाने वाली हैं। इसके अंदर एक फेमस है शहीदी कुआं या फिर मार्टर्स वेल, जो कुआं था जिसके अंदर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जब गोलियां चलाई जा रही थी जनरल डायर के द्वारा, तो उस टाइम पे ये सब इसके अंदर कूद गए थे जान बचाने के लिए, तो उसकी वजह से भी ये न्यूज़ में है। क्योंकि यहाँ पे इसका क्या हुआ था, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, कंट्रोवर्शियल में बन गया था ये, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इसको जो वेल है उसके चारों तरफ शीशे की दीवार बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि उसको शील्ड प्रोवाइड की जा सके। वैसे माना जा रहा है कि ये उसको देख ना पाने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, उसको देख पाएंगे बाद में भी। ये मोन्यूमेंट है, ये सबसे पहले ओपन किया गया था हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा 13 अप्रैल 1961 को इसे ओपन किया गया था, जो कि ट्रिब्यूट प्रोवाइड की गई थी जो विक्टिम्स हैं वहाँ पे उस मैसाकर के अंदर जो मारे गए थे उनको प्रोवाइड की गई थी ट्रिब्यूट, जिसके अंदर जलियांवाला बाग के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे जो सिर्फ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी के लिए, उस वजह से यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन इन सभी को जनरल डायर के द्वारा चारों तरफ से ट्रुप्स के साथ में घेर कर उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरा हाल था। अगर आप इसके रिलेटेड जो मूवी है वो देखेंगे तो भी आप समझ पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में? एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स, जिसे हम इन शॉर्ट ARES बुलाते हैं। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज, ये एग्जिस्टेंस में आई थी 2014 के अंदर, और ये किसके द्वारा किया गया इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव है। अभी जो स्टेट नोडल एजेंसीज हैं वो सभी इसके अंदर आती हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इसका 7th जो फाउंडेशन डे है वो सेलिब्रेट किया गया है। इसी ओकेजन पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है एरियाज के बीच में, और 3 इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी और फिर सरदार सरवण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी। ये साथ में मिलकर काम करने वाले हैं किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज, ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी? 27 अगस्त 2014 को। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लिया गया था। सभी स्टेट नोडल एजेंसीज हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी इसके अंदर मेंबर्स हैं, और इस प्लेटफॉर्म के और क्यों लगाया गया है, ताकि क्यों लाया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि लर्न कर सके हम जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं दूसरों के द्वारा जो प्रमोशन करने के लिए न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को हमारे पूरे देश के अंदर। और ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो कार्बन पोल्यूशन है उसके अंदर ऊपर हम 3rd रैंक पे आते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो उसे सेफ बनाने के लिए, उसे कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी सोर्सेस हैं उनको यूज़ करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे देश में फ़ायदेमंद है कि हम सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस करें, बिकॉज हमारे देश के अंदर इनफ सूर्य की किरणें हैं वो गिरती हैं, तो हम उनका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय को। गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी या फिर लखनऊ? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ये सभी की सभी हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, और उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर इसे इनॉग्रेट किया गया है। प्रेसिडेंट ने इसे इनॉग्रेट किया है, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा इसके अंदर ये भी कहा गया है कि यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करेगी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कोर्सेज हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ ही साथ कोर्सेज शामिल होंगे जैसे कि योगा है, आयुर्वेदा है, मेडिकल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है। हर तरह की जो
कोर्सेज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। महाराणा प्रताप एजुकेशनल काउंसिल है वो 1932 के अंदर बनाई गई थी, जिसका गोल था कि सोशल अपलिफ्टिंग की जाएगी एजुकेशन को दूसरों तक पहुंचाकर। और इसके अंदर 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो चल रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर, जहाँ पे मोस्टली उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड हैं। जो प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि हमारे देश की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है हायर एजुकेशन के अंदर, क्योंकि हमारे देश की जो क्योंकि पूरे वर्ल्ड की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो हमारे देश के अंदर बनी थी, वो थी तक्षशिला। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि नालंदा है, उदंतपुरी है, विक्रमशिला है, वल्लभी है। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट के बारे में बताना है। और इसे कंडक्ट किया गया है वर्ल्ड की 150 सिटीज़ के अंदर, और इसमें दिल्ली है वो फर्स्ट रैंक पे रही है। फोर्ब्स इंडिया है वो इंडियन एडिशन है फोर्ब्स का, जिसको मैनेज किया गया है किसके द्वारा, नेटवर्क 18 के द्वारा, जो कि किसके द्वारा ऑन की गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों, फिर दोनों में से कोई नहीं। वैसे हमारे देश की कोई सिटी है वो फर्स्ट पे आ जाए तो एकदम एक बार तो होता ही है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये सच है, दोनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि मेगा सिटीज़ को हमने पीछे छोड़ दिया, जैसे कि शंघाई, न्यूयॉर्क, लंदन है, इन जैसी सिटीज़ को सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करने में पर स्क्वायर मील के ऊपर। सीएम ने ये भी कहा है कि फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट है उसके अंदर जो हमारी दिल्ली है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सर्वाइल्ड सिटी है, जिसके अंदर सर्विलेंस किया जा रहा है। फोर्ब्स इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली के अंदर 1826.6 सीसीटीवी कैमराज हैं पर स्क्वायर मील के ऊपर। दिल्ली के बाद में लंदन है, इसके अंदर 1138 कैमराज हैं। फिर चेन्नई है वो थर्ड पोजीशन पे 609.9 सीसीटीवी कैमराज के साथ में। मुंबई है उसको प्लेस मिला है 18th पोजीशन, इसके पास में कितने 157.7 सीसीटीवी कैमराज हैं पर स्क्वायर मील पे। प्रेजेंट करें हम अगर तो दिल्ली के अंदर कितने हैं, दिल्ली के अंदर 3 गुना ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज हैं चेन्नई से, और 11 गुना ज़्यादा है मुंबई से। सीसीटीवी प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है ताकि जो गवर्नमेंट है वो इन्हेंस करना चाहती है वुमेन सेफ्टी दिल्ली के अंदर। इसके अंदर रखा गया था, ये आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है 2020 के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर, और इसी का जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर इंस्टॉल किए गए 2,75,000 जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो सिटी के अंदर लगाए गए, लेकिन दूसरा फेज है उसके अंदर 1,40,000 कैमराज और लगाए जाने हैं। फोर्ब्स इंडिया इसका एडिशन इंडियन एडिशन है ये, और ये 2008 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन स्टेटमेंट को किसकी रिस्पेक्ट में प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बताना है, जिसे इन शॉर्ट PMJDY बुलाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये इम्प्लीमेंट की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये लॉन्च की गई है ताकि इंश्योर किया जा सके लोगों की एक्सेस हो सके फाइनेंशियल सर्विसेज तक, जैसे कि बैंकिंग है, क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, रेमिटेंस है, पेंशन है, इन सबको अफोर्डेबल मैनर में पहुंचाया जा सके लोगों तक। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, बिकॉज दोनों की दोनों स्टेटमेंट हो करेक्ट है। इसके अंदर अकाउंट की संख्या 43 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसके अंदर 1.46 लाख करोड़ की डिपॉजिट मिली है। ये एक फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, इसके अंदर इसके जो 7 साल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इसी को ध्यान में रख के ये न्यूज़ में आई है। और इसके अंदर ये बताया गया है कि इतनी करोड़ तक ये पहुंच गई है, अकाउंट होल्डर हो चुके हैं इसके, इतने ओपन हो चुके हैं अकाउंट्स। स्कीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया था जब वो एड्रेस कर रहे थे 2014 के अंदर, पहली बार जब ये आए थे पिक्चर के अंदर 15 अगस्त 2014 के अंदर तब, और इसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जा सके हमारे देश के अंदर। इसके अंदर जो एलिजिबल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसे हम इन शॉर्ट PMSBY बुलाते हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम PMJJBY बुलाते हैं। इसके अंदर टोटल नंबर कितने हैं, इसके अंदर टोटल नंबर है 43.04 करोड़, और ये कब अनाउंस किए गए हैं, 18 अगस्त 2021 को। इसके अंदर से 23,000, बस ये डाटा वगैरह आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका इतना ध्यान रखिए कि इसके अंदर आधे से ज़्यादा हैं वो वुमेन्स हैं, और इसके अंदर सेमी अर्बन एरिया से भी काफ़ी सारे लोग शामिल हैं, और जो ज़्यादातर इसके अंदर ऑपरेटिव हैं। इसके अंदर एवरेज जो डिपॉजिट है वो 3,398 है, और ये डिपॉजिट है ये इंक्रीज़ हो रही है, इनकी यूजर्स भी, अकाउंट्स की बढ़ रही है, और इंक्लूजन भी देखने को मिल रहा है। जो बैंकिंग के अंदर जो सेविंग हैबिट होती है लोगों की वो भी बढ़ रही है, और जो टोटल रुपए कार्ड हैं वो इशू की गई स्कीम के अंदर 31.23 करोड़ अकाउंट होल्डर्स के लिए जो कि इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। और इसके अंदर जो फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है रुपए कार्ड के अंदर वो भी प्रोवाइड किया गया है, वो इंक्रीज़ कर दिया गया है 1 लाख से 2 लाख के अंदर, जिसने 28 अगस्त 2018 के बाद में अकाउंट ओपन करवाया है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश के मेंटर्स प्रोग्राम, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। तो हमारा आंसर क्या होगा, वैसे केजरीवाल जी को देख के आपको पता ही चल गया होगा, दिल्ली है इसका आंसर।
लेकिन सोनू सूद इसके अंदर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इन्हें इस प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने अनाउंस किया है कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इनका इनिशिएटिव, इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की उनके घर तक पहुंचाने के लिए। हमें भी पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब हम घर से बाहर होते हैं और हमारे पास में फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। बिकॉज़ वैसे तो हम ये जानते ही हैं कि ज़्यादातर लोग हैं वो मेहनत करने के लिए बाहर जाते हैं। ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं हमारे देश के अंदर, उस टाइम पे बताया भी गया था कि 40 करोड़ से भी ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है और इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की है। प्रोग्राम के अंदर क्या किया जाएगा, 1 से लेकर 10 जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, मेंटर किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। और उसके लिए क्या किया जाएगा, अपनी जो जिस फील्ड के अंदर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्या है सक्सेसफुल रहा है अपनी लाइफ के अंदर, उसी के बारे में बात की जाएगी। उसी के लिए वो अपनी जो 1 वीक है उसके अंदर से 10 मिनट निकालेगा और फिर अपनी, ये ऐसा नहीं है कि उनको पर्सनली प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ पे, वो फ़ोन के ऊपर भी उनसे बात कर सकते हैं और उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इंटरेस्टेड सिटीजन हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं 1 से लेकर 10 चाइल्ड को। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को किसकी रेफरेंस में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे इन शॉर्ट CBDC बुलाया जा रहा है, इसके बारे में बताना है। CBDC एक टाइप है वर्चुअल करेंसी का, ये इशू की जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा। ये करेंसी डिजिटल वर्जन होती है, जो पेपर करेंसी नोट यूज़ करते हैं हम उसका, और ये करेंसी है वो डेवलप की जा चुकी है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रही हैं, इसका ट्रायल कर रही हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर सभी की सभी? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज़ ये सभी की सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। आरबीआई कौन है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आरबीआई लॉन्च करने जा रही है इसका पहला ट्रायल इस प्रोग्राम का, डिजिटल करेंसी का, और ये कब होगा? दिसंबर 2021 के अंदर। यही फ़ायदा होता है हमारा, अगर हम करंट अफेयर्स को डेली सुनते रहते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो एडवांस में आने वाली चीज़ें होती हैं वो रिपीट होती रहती हैं और उसको आप अच्छे से याद भी कर पाते हैं। इसे फेज़ मैनर में लॉन्च किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा इसको केयरफुली क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये इंडिया के लिए नहीं, आरबीआई के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। आरबीआई इसके ऊपर स्टडी भी कर रही है कि इसके अंदर जो डिजिटल करेंसी है उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि इसकी सिक्योरिटी के साथ साथ इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। सेंट्रल बैंक का जो BIS सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है 2021 के अंदर। इसके अंदर 86% जो बैंक्स हैं वो करंटली एग्जामिन कर रहे हैं कि जो CBDC है उसकी पोटेंशियल क्या है। 60% जो ऐसे हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रहे हैं, 40% है वो इसके पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनको चला रहे हैं। कंट्रीज़ हैं वो वर्चुअल करेंसी की तरफ क्यों बढ़ रही हैं, ताकि जो पेपर करेंसी का यूज़ है उसको कम कर पाएँ, क्योंकि उसकी वजह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं और पेड़ को काट कर उसे बनाया जाता है पेपर्स को, उसको भी कम करना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बहुत कम पेपर का यूज़ करती हूँ। डिजिटल करेंसी और करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जैसे कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं आरबीआई के साथ साथ, जैसे डेनमार्क है, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, वो भी कैश ट्रांजेक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं परचेज़ करने के लिए, या फिर सिंपल जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी। इसी वजह से सेंट्रल बैंक है वो कोशिश कर रहा है कि वो इंट्रोड्यूस करे इलेक्ट्रॉनिक करेंसी को, ताकि इम्प्रूव किया जा सके, जो इशू किया जा सके लीगल टेंडर करेंसी को। फिर अगला क्वेश्चन है, कंसिडर करना है इन सभी स्टेटमेंट को किसकी रिगार्डिंग क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बनाया है। टूल किट है वो इंडिजिनसली बनाई गई है इंडिया के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा काम करेगी। टूल लर्निंग है, ये एक ऐसा टूल है लर्निंग का, अंडरस्टैंडिंग का, जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग करने का या फिर क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर। ये एक ऐसी वाइटल टूल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं लर्निंग करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है प्रोग्रामिंग का, किसकी हेल्प के साथ में? क्वांटम कंप्यूटर्स की हेल्प के साथ में। इसी वजह से इसे ब्रिंग किया जा रहा है न्यू ईरा क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च इन इंडिया के रूप में। ये टूल किट है डेवलप की गई है किसके द्वारा? जो साइंटिस्ट हैं IIT रुड़की के, CDAC के, और साथ ही साथ IISc बेंगलोर के, उन्होंने बनाया इसे, और इसे डेवलप करने के लिए सपोर्ट किया गया है और फंडिंग प्रोवाइड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये टूल किट है, ये लॉन्च की गई है किसके लिए? इनेबल करने के लिए रिसर्चर्स को और स्टूडेंट्स को, कि वो रिसर्च करें क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर काम करें। यह अलाउ करता है रिसर्चर्स को और स्टूडेंट्स को कि वो राइट करें, डीबग करें क्वांटम कोड्स को, जो कि एसेंशियल होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं डेवलप करने के लिए क्वांटम एल्गोरिदम्स को। पहली G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हुई है, तो ये कहाँ पे हुई है ये बताना है हमें। इंडिया, इटली, पहले तो इटली को देख लेते हैं। इटली ये है और इटली की कैपिटल है वो रोम है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको फ्रांस टच करता है, स्विट्जरलैंड टच करता है, ऑस्ट्रिया टच करता है, स्लोवेनिया टच करता है और यहाँ पे एड्रियाटिक सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने काफ़ी बार दिखाया है आपको, ये मुझे लगता है कि 4th टाइम है जब मैं आपके ये रिवीजन करवा रही हूँ। इसके अंदर G7, G8 और G20 कंट्रीज़ हैं। G7 के अंदर कौन कौन शामिल है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड USA। और G8 में के अंदर रशिया आ जाता है। रशिया को G7 कंट्रीज़ से निकाल दिया गया था, पहले ये G8 कंट्रीज़ होती थी। तो इसे क्यों निकाला गया था? क्रीमिया इशू की वजह से इसे बाहर निकाल दिया गया था। और G20 समिट के अंदर कौन कौन सी हैं ये तो शामिल है ही, इसके साथ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की शामिल हैं। फिर इसके बारे में देख लेते हैं। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, श्रीमती स्मृति ईरानी, जिन्होंने एड्रेस किया है पहली G20 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए की गई है। ये कहाँ पे हुई है? सेंटा मार्गरेटा लिंगुरे के अंदर। ये इटली के अंदर लोकेटेड है। ये हाइब्रिड फॉर्मेट के अंदर हुई है। इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है एक्नॉलेज करने के लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को और साथ ही साथ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए। इसके अंदर एडवांस गोल्स रखे गए हैं किसके लिए? इक्वालिटी करने के लिए और डेवलप करने के लिए। जो वुमेन और गर्ल्स हैं उनको हर स्पेयर के अंदर, चाहे वो स्टेम हो। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी चलो कोई बात नहीं। फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी है वो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर के अंदर। फिर ये क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है। तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला। ये कहाँ पे लोकेटेड है? केरला, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा आप ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। सो दिस इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। उससे मुझे हेल्प मिलती रहती है ये जानने में कि मैं कितना डीपली पढ़ाऊँ आपको। सो जय हिंद, जय भारत।